आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इंटरनेट पर हमेशा ट्रेंड करता है, बिटकॉइन। लेकिन आज हम किसी भी मुश्किल तकनीकी शब्दों या जटिल कोडिंग में नहीं उलझने वाले। इसके बजाय हम इसकी असली कहानी को समझेंगे, आखिर ये काम कैसे करता है और ये सिर्फ एक डिजिटल सिक्के से बढ़कर वैल्यू और भरोसे का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गया। चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम किन किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले समझेंगे पैसे का विकास, फिर बैंकिंग सिस्टम की खामियां, उसके बाद बिटकॉइन का समाधान, माइनिंग कैसे होती है, इसके जोखिम और आखिर में भारत में इसकी कानूनी स्थिति। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, पैसे का विकास। आखिर कोई किसी को पैसा क्यों देता है? क्योंकि पैसे का सीधा सा मतलब है प्रदान किया गया मूल्य या चुकाई गई कीमत। इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहले वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम था, जहां अनाज के बदले सामान मिलता था। फिर दौर आया सोने का, जो कभी खराब नहीं होता था, पर उसे हर जगह ले जाना काफी मुश्किल था। तो इसका हल निकाला गया कागजी रसीदों से, और वही रसीदें समय के साथ आज की कागजी मुद्रा और आखिरकार डिजिटल बैंकिंग में बदल गईं। अब एक ध्यान देने वाली बात है, कभी किसी नोट पर छपे उस छोटे से वाक्य को पढ़ा है, मैं धारक को इतनी राशि अदा करने का वचन देता हूं। ये एक लाइन बहुत कुछ कहती है। ये साफ बताती है कि आज का पैसा किसी ठोस वस्तु पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक सरकार के वादे और उस पर आम जनता के अटूट भरोसे पर टिका हुआ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, केंद्रीकृत बैंकिंग की खामियां। जब हम कागजी मुद्रा से डिजिटल पैसे की तरफ बढ़ें, तो उन डिजिटल लेन देन का हिसाब रखने के लिए बैंकों को बनाया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी आर्थिक सवाल उठता है। अगर कागजी नोट ही सब कुछ है, तो सरकारें बस अनगिनत नोट छापकर सबकी गरीबी क्यों नहीं मिटा देती? चलिए इसको आलू के एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दुनिया में सिर्फ 1 किलो आलू बचा है और सरकार ने नए नोट छापकर हर व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए दे दिए। अब वो आलू किसे मिलेगा? जाहिर है उसे, जो 1 लाख से भी ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार होगा। यानी बिना कोई नया संसाधन बनाए सिर्फ नोट छापने से गरीबी खत्म नहीं होती, बल्कि भयंकर महंगाई आती है। केंद्रीकृत व्यवस्था का एक और बड़ा पहलू इसका जोखिम है। बैंक दरअसल आम लोगों का ही पैसा आगे निवेश करते हैं, चाहे वो 2008 में लेमन ब्रदर्स के पतन से आई वैश्विक मंदी हो, या फिर पीएमसी बैंक का मामला, जहां लोग अपनी ही जीवन भर की गाढ़ी कमाई नहीं निकाल पा रहे थे। सच तो ये है कि जब बैंक डूबते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आम जनता का ही होता है। तो कुल मिलाकर समस्या ये है कि एक केंद्रीकृत बैंकिंग सिस्टम में पूरा कंट्रोल और जोखिम कुछ ही संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों के हाथों में होता है। पारदर्शिता की कमी होती है, और क्योंकि पावर कुछ ही हाथों में होती है, तो भ्रष्टाचार की संभावना भी बनी रहती है। और नोटबंदी जैसे उदाहरण तो हमने देखे ही हैं, जहां रातों रात पैसे का कानूनी दर्जा ही बदला जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बिटकॉइन एक समाधान के रूप में। इन्हीं सब बैंकिंग खामियों के बीच अक्टूबर 2008 में एक रहस्यमयी दस्तावेज इंटरनेट पर पब्लिश हुआ। इसके लेखक थे सातोशी नाकामोतो। ये एक ऐसा नाम है जिसकी असली पहचान आज तक एक बड़ा रहस्य है। इस दस्तावेज में एक ऐसी पूरी तरह से डिजिटल और स्वतंत्र मुद्रा का प्रस्ताव था, जिसका कोई भौतिक वजूद नहीं था, पर जो पारंपरिक बैंकिंग की जगह लेने का दावा कर रही थी। इन दोनों प्रणालियों का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ बैंक नियंत्रित प्रणाली है, जहां पैसा फ्रीज होने या डूबने का जोखिम हमेशा रहता है, और दूसरी तरफ है बिटकॉइन, जो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत और स्वचालित है, एक वितरित ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलता है, और जहां किसी एक संस्था या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, बिटकॉइन माइनिंग आखिर काम कैसे करती है। अब सोचने वाली बात है, अगर कोई बैंक ही नहीं है तो ये पूरा नेटवर्क चलता कैसे है? यही एंट्री होती है माइनिंग की। दुनिया भर में लोग अपने कंप्यूटर्स का उपयोग करके जटिल एल्गोरिदम चलाते हैं और ब्लॉकचेन पर होने वाले लेन देन को सत्यापित करते हैं। जब लेन देन सफल होता है तो सिस्टम उन्हें इनाम के रूप में नए बिटकॉइन देता है। ये तरीका न सिर्फ हैकिंग को रोकता है, बल्कि बिचौलियों की छुट्टी ही कर देता है। अब जरा वो आलू वाली महंगाई की समस्या याद कीजिए। अगर ऐसे ही माइनर्स बिटकॉइन बनाते रहें तो उसकी वैल्यू भी गिर जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। इसे रोकने के लिए एल्गोरिदम में एक सख्त नियम डाल दिया गया है। दुनिया में कभी भी 2 करोड़ 10 लाख यानी 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन बन ही नहीं सकते। इसकी सप्लाई बिल्कुल फिक्स्ड है।
इसे और करीब से देखें तो वक्त के साथ ये सिस्टम कितना बदल गया है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। 2009 में जब ये नया नया था तो एक माइनर सिर्फ 2-3 दिनों के भीतर ही इनाम के रूप में 200 बिटकॉइन तक जनरेट कर सकता था। लेकिन आज कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। माइनिंग इतनी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है कि आज सिर्फ एक नया बिटकॉइन जनरेट करने में 150 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। बिल्कुल सही सुना, 150 साल से भी ज्यादा। इसने इसकी आपूर्ति को एक डिजिटल तिजोरी की तरह सुरक्षित और बेहद दुर्लभ बना दिया है। लेकिन रुकिए, 5वां हिस्सा भी उतना ही जरूरी है, इसके जोखिम और कमियां। सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इसकी अस्थिरता की कल्पना एक आम जिंदगी के उदाहरण से कीजिए। मान लीजिए किसी ने बिटकॉइन देकर एक महंगा सामान खरीदा, पर उसे वो पसंद नहीं आया और वो उसे वापस करने गया। अब बिटकॉइन का मूल्य तो हर 30 सेकंड में बदल रहा है। जब तक रिफंड प्रोसेस होगा तब तक तो वैल्यू बदल चुकी होगी। ऐसे में दुकानदार कितने पैसे लौटाए? रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ये अस्थिरता एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। इस अस्थिरता के अलावा अन्य बड़ी कमियों पर भी गौर करना आवश्यक है। हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसकी कोई सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं है। साथ ही क्योंकि इसमें सरकार की कोई भागीदारी या नियमन नहीं है, तो ये विकेंद्रीकरण के लिए तो अच्छा है, पर यही चीज अवैध गतिविधियों के उच्च जोखिम को भी बढ़ावा देती है। इन्हीं कारणों से आम उपभोक्ता इसे आसानी से अपना नहीं पाते। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, भारत में इसकी कानूनी स्थिति। इस पूरे विषय के सबसे अहम हिस्से को समझना बेहद जरूरी है। भारत में आज की तारीख में बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन सरकार इसे आधिकारिक मुद्रा के तौर पर मान्यता भी नहीं देती। इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें किया गया कोई भी निवेश पूरी तरह से व्यक्ति के अपने 100% जोखिम पर होता है। सरकार की इसमें कोई गारंटी नहीं होती। कानूनी रूप से इसका सफर भारत में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को आदेश दिया कि वे क्रिप्टो में काम करने वाली संस्थाओं को अपनी सेवाएं ना दें। इसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंजों ने इस बैन को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ये कानूनी लड़ाई पूरे 2 साल तक चली और आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें एक्सचेंजों की जीत हुई और इस तरह ट्रेडिंग फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सकी। तो अनाज के बदले सामान लेने से लेकर ब्लॉकचेन पर चलने वाले इन डिजिटल नंबरों तक का ये सफ़र एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुक जाता है। इतने उतार चढ़ाव और चल रही लंबी कानूनी बहसों के बाद क्या भविष्य में बिटकॉइन सच में हमारी पारंपरिक बैंकिंग की पूरी तरह से जगह ले लेगा, या फिर ये सिर्फ एक अस्थिर और जोखिम भरा विकल्प ही बना रहेगा? ये निश्चित रूप से पैसे के भविष्य के बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के